हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समझ रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का जो पहला पार्ट है, उसकी जो बेसिक सभी टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। जो क्लास अभी चल रही है और जो क्लास खत्म हो जाएंगी, ये सभी क्लास खत्म हो जाएंगी और पूरे चैप्टर के बारे में आपको समझा देंगे, सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में हम करेंगे सभी प्रश्नों के आंसर और आपको साथ में याद भी करवाते चलेंगे और डेली आपको होमवर्क मिलेगा, डेली क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे कि आपको क्या याद करना है। ये जो क्लासें हैं सिर्फ आपको पूरे पार्ट को समझने के लिए हैं, क्योंकि जब तक आप पार्ट को समझोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन और उसके आंसर समझ में नहीं आएंगे। अगर हम पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक एक प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम प्रश्न और उसके आंसर करेंगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि हाँ, बिल्कुल सर ने सही बोला था। तो चलिए अब हम जो आगे के टॉपिक है, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो अवश्य देख लेना है, क्योंकि सिर्फ एक क्लास देखने से कुछ नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग से क्लास 1 से ही आपको पूरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। क्योंकि हमने 2 या 3 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं और इसके बाद में ये जो क्लास है हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए अब हम इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हमने यहाँ पर जो आपको अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इससे पहले हमने 2 प्रकार और आपको बता दिए हैं। टोटल हम 5 प्रकार, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है 5 प्रकार, तो वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो 2 अभिक्रियाओं के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है पिछली क्लासों में, तो वो वीडियो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। और ये जो तीसरी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये क्या होती है और इसमें क्या होता है, अब हम वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं समझेंगे तो हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रियाएं जिसमें अधिक, ध्यान से देखिए, वह अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, वह अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, यानी कि जिसमें शक्ति ज्यादा है, यानी कि जो अधिक शक्तिशाली है, यानी कि जो तीव्र गति से क्रिया करता है। तो अब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थों को उसके यौगिक से अलग कर देगा। तो यहाँ पर जो तत्व यानी कि जो अभिकारक अधिक क्रियाशील हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील है, वो कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थों को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि आयरन इसको बोलते हैं, और ये हमारा लोहा, साइंस में इसको बोलते हैं क्या? आयरन। यहां पर हम लिख देते हैं लोहा का ये फॉर्मूला है, इसको आयरन बोलते हैं। और इसके बाद में हमारे पास क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? हमारे पास एक पदार्थ है, ये यौगिक है हमारे पास। ये जो यौगिक है हमारे पास वो क्या है? CuSO4, यानी कि हमारे पास कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट हमारे पास है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट। तो हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है। जब आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई जाएगी तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा। यानी कि जो आयरन है वो अधिक शक्तिशाली है और ये जो कॉपर है वो कम शक्तिशाली है। तो आयरन क्या करेगा? इसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएगा और इसको यहां से भगा देगा। किसको भगा देगा? कॉपर को यहां से भगा देगा, क्योंकि आयरन के पास जो शक्ति है वो अधिक है। यानी कि ये आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जल्दी अभिक्रिया करता है और इसके अंदर शक्ति ज्यादा है, यानी कि अभिक्रिया करने की। तो इसलिए यहां पर लिखा है अभिक्रियाशील पदार्थ, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करता है? उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो ये इन दोनों का यौगिक है,
तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को यहां से निकाल देगा और इसके साथ ये अभिक्रिया कर लेगा। तो फाइनली इसी प्रकार से आयरन सल्फेट यहां पर बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट हमारा बनकर तैयार हो गया। और इसके बाद में प्लस में क्या निकल गया है, कॉपर। ये हमारा क्या है, कॉपर। तो आपको समझ में आ गया होगा इस अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में सिंपल सा है कि यहां पर दो अभिकारक दिए हुए हैं, जैसे कि जिसमें अधिक शक्ति है वो कम शक्तिशाली को यहां से निकाल लेगा उसके यौगिक से, और इसके बाद में जो इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और फाइनली यहाँ पर आयरन सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास में एक विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था, वो ये क्वेश्चन था कि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये फालतू का यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर ये जो आयरन है सिर्फ SO4 के साथ अभिक्रिया क्यों कर रहा है, ये कॉपर कम शक्तिशाली है, कम अभिक्रियाशील है, तो इसका भी तो दोस्त बन सकता है और इसके साथ भी तो क्रिया करके और ये क्या बना सकता है, FeCu बना सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आसान सा उदाहरण आपको दूंगा। जैसे कि ये इस पर जो Fe है हमारे पास, आयरन जो है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर होता है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, Fe जो हमारे पास है, सॉरी, इस पर होता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज। और Cu यानी कि जो कॉपर है हमारे पास, इस पर भी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और SO4 होता है, इस पर होता है माइनस चार्ज। कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अब ये दो तत्व हमारे पास हैं, Fe आयरन और कॉपर। तो आपस में ये अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक ही चार्ज के हैं, इन दोनों पर प्लस चार्ज है, इसलिए आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। हमेशा ये प्लस और माइनस आपस में क्रिया करते हैं। जैसे कि ये जो प्लस का है और ये जो माइनस का है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा। और ये जो Cu यानी कि कॉपर है, ये अलग हो जाएगा। तो सिंपल सा रीजन यही है कि माइनस प्लस चार्ज वाले अभिक्रिया करते हैं, जबकि प्लस प्लस वाले एक दूसरे से विपरीत भागेंगे, यानी कि एक दूसरे से भागेंगे, जबकि ये दोनों क्रिया नहीं करेंगे। हमेशा माइनस और प्लस वाले ही अभिक्रिया करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से, अगर आपको कोई दिक्कत आए, अगर आपको कोई समझ में ना आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके काफी सारे क्वेश्चन भी हैं, तो उसमें आपको डिटेल में समझा देंगे। हालांकि इसका एक और उदाहरण है, वो भी हम देख लेते हैं। इसका सेकंड वाला एग्जांपल है, उसको भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, Zn, इसको जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक। ये हमारे पास क्या है, जिंक है। और ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट का हमारे पास यौगिक है। और जब हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो ये यहाँ पर क्या होगा, आप देखकर ही समझ गए होंगे। ये इस पर क्या, कौन सा चार्ज होता है, इस पर होता है माइनस चार्ज। कौन सा होता है, माइनस चार्ज। तो सिंपल जो Zn है वो SO4 के साथ क्रिया करेगा। ये इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर भी प्लस चार्ज होता है। तो ये आपस में तो क्रिया करने वाले नहीं है, क्योंकि हमेशा माइनस प्लस में क्रिया होती है और जो प्लस प्लस में नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो Zn है वो SO4 के साथ अलग हो जाएगा। तो फाइनली SO4 के साथ ये घर बसा लेगा। यहाँ पर ये दोनों पूरी फैमिली यहाँ पर रहने लगी है। कहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो Zn SO4 यहाँ पर हमारा जो उत्पाद है वो बनकर तैयार हो गया।
और जो कम क्रियाशील पदार्थ है हमारे पास, कम क्रियाशील पदार्थ कौन सा है, Cu। Cu कम क्रियाशील पदार्थ है, ये इन दोनों से अलग हो गया। अगर इसके पास अगर इससे ज्यादा शक्ति होती, यानी कि Zn से ज्यादा होती, तो ये इसके साथ क्रिया कर लेता, इसको निकाल फेंकते। तो इस वजह से ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनकर तैयार हो गया, और प्लस में कॉपर ये बाहर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे अभिकारक से उत्पाद बन चुके हैं, और हमारा जो कॉपर सल्फेट था अब जिंक सल्फेट में बदल चुका है और कॉपर अलग हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। और विस्थापन अभिक्रियाएं हमारी, आपको पता ही होगा कि विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, विस्थापन अभिक्रियाएं जो है हमारी वो दो प्रकार की होती हैं। तो एक होती है एकल विस्थापन, कौन सी होती है, एक होती है एकल विस्थापन और दूसरी होती है द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो फाइनली हमने एकल विस्थापन को हम सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया भी बोल दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एकल या फिर विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया इसको हम बोल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने समझ लिया है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और इसकी रिएक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे इसमें स्थापन होता है ये भी हमने समझ लिया, कैसे इसके यौगिक, कैसे अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को निकाल देता है उसके यौगिक से, इसके बारे में हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो द्वि विस्थापन जो अभिक्रिया है वो क्या बोलती है, तो चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है इसको देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी कि मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके जो अभिकारक है उनके बीच में आयनों का जो आदान प्रदान अगर हो रहा है तो वो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे ना थ्योरी को, तो आप रिएक्शन को भी आसानी के साथ कर सकते हैं। हालांकि इसका एक सूत्र भी है जो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया का ए बी और सी डी, ये अभिकारक है दोनों, और इसके बाद में ये क्या बना रहा है, ए डी और सी बी। अब ये कैसे पॉसिबल है, ए डी और सी बी क्यों बन रहे हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर अब ये जो है ए बी, ये जो है वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, डी के साथ कर रहा है। ये जो किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है हमारा, ये डी के साथ क्रिया कर रहा है। ये डी के साथ इसलिए क्रिया कर रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो ये जो अभिकारक है वो अलग है और ये जो अभिकारक है वो अलग है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर होगा प्लस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अब ये इसके आयन है, इसके आयन जो है, जो प्लस वाला है इस माइनस के साथ जुड़कर अपना एक ग्रुप बना लेगा, जुड़कर अपना एक ग्रुप अलग बना लेगा। तो इस प्रकार से ये एडी ग्रुप बन चुका है, इस पर कौन सा प्लस और इस पर माइनस, क्योंकि हमेशा माइनस प्लस का ग्रुप बनता है। और इसके बाद में ये जो बी है ये किसके साथ बनाएगा, सी के साथ बना लेगा। तो हमारा ये सी और बी ने अलग एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो अभिकारक है, जो अभिकारक अलग है और ये अभिकारक अलग है, इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीबी ने अलग यहाँ पर ग्रुप बना लिया है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे ये पूरा सूत्र
किस प्रकार से है और यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जिससे ये द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है वो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसका रिएक्शन अभिक्रिया देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन और हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, 10th क्लास है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चल रहा है, तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंटों को समझ में ना आए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि रिएक्शन को हिंदी में अभिक्रिया बोलते हैं। और बाकी जो स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है तो वो तो समझ ही जाते हैं, क्योंकि हमें सभी को लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaCl है। हमारे पास क्या है बच्चों, NaCl है। हमारे पास है NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये साधारण नमक का फॉर्मूला है। और इसके बाद में जो AgNO3 है, AgNO3 है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जिससे कि आप आसानी से समझ सके। और इसके बाद में अब ये जो हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास है अभिकारक। क्या है, ये दोनों जो है हमारे पास अभिकारक हैं। अब ये जो हमने थ्योरी, यानी कि जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी या परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि उसमें लिखा था स्पष्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारकों के बीच में आपस में आयनों में आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों में बदलाव होता है। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे, इसके आयनों में भी बदलाव होगा। जैसे कि मान लो ये इस पर प्लस चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है Na पर, और इस पर है नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा है, Ag पर, इस पर है प्लस चार्ज और इस पर है नेगेटिव चार्ज। इस पर जो नेगेटिव चार्ज है थोड़ी सी दिक्कत हो रही क्योंकि सर्दी जुकाम के चलते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaCl प्लस में AgNO3। तो जो हमारे पास AgNO3 है, इस AgNO3 है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो हमने पहले ही आपको सूत्र में बता दिया था, जिस पर प्लस चार्ज है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जो माइनस में है। तो ये जो प्लस में है ये माइनस के साथ अलग हो जाएगा, एक अपना अलग ग्रुप बना लेगा। और ये जो Cl है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव जो होगा उसके साथ क्रिया करेगा। यानी कि जो धन आयन है ये इसके साथ क्रिया करेगा, ये ऋण आयन है, ये धन आयन है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा, तो ये अपना अलग ग्रुप बना लेगा। तो फाइनली Cl और Ag का अलग ग्रुप बन चुका है यहाँ पर AgCl। तो यहाँ पर आपको AgCl सही तरीके से लिखना है, आपको ऐसा आपको नहीं लिखना है, Cl Ag ऐसा आपको नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला नहीं है। पहले कुछ इस प्रकार से लिखना है, Ag पहले लिखना है और Cl बाद में लिखना है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही आपको लिखना है AgCl। कैसा लिखना है आपको, Cl, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, Cl Ag ऐसा आपको नहीं लिखना है। पहले जो धनायन है उसको आप लिखिए, इसके बाद जो ऋणायन है उसको लिखिएगा। तो ये जो AgCl है यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो AgCl है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। और फाइनली हमारा क्या, Cl Ag के साथ अलग हो चुका है, AgCl बना दिया। और इसके बाद में NaNO3, अब दोनों बचे तो ये अपना अलग ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पर NaNO3 ये अलग आ चुकी है, तो ये क्या कहलाता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और ये यहाँ पर सोडियम क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूं सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा क्या बन गया है, सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी अभिक्रिया हो चुकी है और आपको आसानी से ये समझ में आ गई होगी। इसमें सिर्फ द्विविस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये दो अभिकारक हैं, इसके आयनों में आदान प्रदान होता है। आयनों में आदान प्रदान कैसा होता है, इसका जो प्लस है ये माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा और इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ चला जाएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है और इसमें समझने लायक कोई बात नहीं है। और बाकी के ये सब फॉर्मूले हैं। और जो आपको मैं बता दूंगा, एक बात और आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछली अभिक्रिया आपको पढ़ाई है,
पिछली अभिक्रिया कौन सी पढ़ाई है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या था, इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ थे वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से निकाल देते थे, उसकी यौगिक से निकाल फेंकते थे और उसके साथ क्रिया कर लेते थे। जैसे कि Fe था, SO4 बना लिया इसने, इसके साथ इसके यौगिक के साथ क्रिया करके, और इसमें से जो कम क्रियाशील है इसको निकाल कर बाहर कर दिया। तो सिंपली कौन सा पदार्थ, कौन सा जो तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है और कौन सा कम होता है, इसको सभी फॉर्मूला हम आपको लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। जो अगली जो क्लास होने वाली है वो किसकी होने वाली है? अपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को लेकर, और इसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ये 3 टॉपिक और आपको समझाने हैं। कौन से 3 टॉपिक और आपको समझाने हैं? बाकी की जो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने इस क्लास में समझ ली है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है फिर भी तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अब क्वेश्चन और आंसर उसके स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको समझाएंगे, इसलिए दोबारा आपको समझने को मिलेगा। लेकिन जो समझ चुके हैं उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई का डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउटों को व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप हमें सेंड कर दीजिएगा। संडे क्लास में हम आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे। और फाइनली जो हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम समझने वाले हैं अगली क्लास में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है और इसको लेकर काफी सारे प्रश्न बने हैं और पेपर में भी पूछी गई हैं ये अभिक्रियाएं। तो ये भी हम विस्तार से समझने वाले हैं, क्या? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। लेकिन अगर आप सभी क्लास ये पार्ट की देख लेते हैं जो हमने आपको सभी टॉपिक समझाए हैं, यानी कि क्लास 1 से ही सभी टॉपिक जो हमने समझाए हैं, अगर वो सभी क्लास देख लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं लगभग आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन के आंसर जाने वाले हैं। यानी कि सिर्फ आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर समझ में आने वाले हैं अगर ये सभी क्लास आप देख लेते हैं तो फाइनली ये जो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हम समझने वाले हैं क्या होती हैं अगली क्लास में, और इसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में भी हम समझेंगे। और फाइनली अगली जो क्लास है रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये 3 टॉपिक और बचे हैं। ये और क्लियर करने के बाद में आपको आगे हम क्वेश्चन और आंसर करवाने लगेंगे पार्ट 1 के। जैसे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, उसको हम ऐप पर लिस्टेड करेंगे, सबसे रैंक 1 पे दिखाएंगे। जो अच्छे मार्क्स लेकर आया उससे कम मार्क्स लेकर आएगा उसको रैंक 2 पे दिखाएंगे, जो उससे कम मार्क्स लेकर आएगा उसको रैंक 3 पे दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपके नाम भी शो होंगे आपको ऐप में जो है उस पर सभी के नाम शो होंगे जो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए इस क्लास को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी क्लास देखते रहिए रेगुलर, और हम आगे और सब्जेक्टों की क्लास भी जल्द ही प्रारंभ करने वाले हैं।